मैथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, इस वजह से वीडियो को अच्छे से देखना। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, आप सिर्फ एमसीक्यू के आंसर पे ध्यान मत देना, उसके साथ उसके कंसेप्ट को भी समझना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अप्लाई लेवल के आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जनरेशन इज एग्जांपल ऑफ इन्विटेशन, एक्सटेंशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड डिले लर्निंग। सो आंसर इज डिले लर्निंग। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैचिंग दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसीजर दिया है। जैसे जीन पियाजे, ब्रूमर एंड एशुबेल लेड वायरस के। बताइए अब आप क्या करेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप क्या करेंगे, या एलिमिनेशन का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन को धरेंगे, एक ऑप्शन को जो आप 100% श्योर हो, या तो फिर ये होगा या तो फिर वो नहीं होगा। ओके, जैसे पियाजे के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन दिया गया है। सो ये पियाजे का है। सो AIV जहाँ पे यही ऑप्शन सही है आपका। तो देखिए यहाँ पे AIV कहाँ पे ये है, तो ये हो गया आपका आंसर। यहीं पे आप क्लिक करके जा सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपको ये सारे चीज याद रखना होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वन लाइनर भी आ जाता है। लेकिन एग्जाम पे आप क्या करोगे, मिल गया तो क्लिक करके चले जाइए। देन नेक्स्ट इज ब्रूमर। ब्रूनर क्या है, आई, यानी कि एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड एक्सपोनेंट लर्निंग अप्रोच। देन एशुबेल क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजिंग, एक्सपोजिटोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड लर्निंग अप्रोच। एंड वाइगस क्या आपको पता है, सोशल लर्निंग, जिससे पीयर ग्रुप बेस्ड इंटरैक्टिव एंड सोशल लर्निंग अप्रोच। ये हो गया। देन नेक्स्ट, which of the following assessment area of learning outcome will belong to the category of lower level? lower level कहाँ की है, जैसे ability to analyze fact and information, ability to create and synthesize various fact together, master of fact and information as shown in reducing them when they asked for, or ability to standard and arriving at decision। बताइए क्या सबसे लोएस्ट लेवल है, जो मेमोरी लेवल 3 लेवल के होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सबसे लोएस्ट होता है क्या, मेमोरी लेवल। तो इनमें से बताइए कौन सी मेमोरी लेवल की होती है। सो द आंसर इज 3, यानी कि मेमोरी लेवल पे हमें क्या करना होता है, हर चीज को याद रखना होता है। याद रख के ही यहाँ पे क्या होता है, हम अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अंडरस्टैंड लेवल में हम क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे एंड जो हमारे होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या दिया गया है, ना थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंटेंट। बताइए मल्टीपल फैक्टर का क्या है, आपको पता ही इन सब में कुछ नाम दिए गए उनके फाउंडर के, जैसे स्टर्नबर्ग, कैटल, थ्रस्टन, गैर्नर। सारे क्वेश्चन को, सारे डिटेल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, सिर्फ कीवर्ड को पकड़ेंगे। जैसे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, आपको पता है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसकी है, स्टर्नबर्ग की। एंड जो हमारे गार्डनर है, ये क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों मिल गए आपको बाकी दो शायद पता नहीं है, लेकिन आप दो से ही सारे ऑप्शन को देख के आंसर दे सकते हैं। जैसे मल्टीपल थ्योरी फैक्टर कहाँ पे है, थ्रस्टन, यानी कि AI कहाँ पे है आंसर। सो 2, ये हो गया आपका आंसर। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस किसका है, गार्डनर का, ये हो गया आपका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे दिया गया है कुछ अंडरलाइन पर्पस एंड यहाँ पे दिया गया लेवल ऑफ टीचिंग। इन सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, इतने सारे ऑप्शन को, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको देख लेना, देन इसके अंदर कीवर्ड पकड़ लेना। जैसे ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, यहाँ पे क्या होता है, आप ऑटोनोमस में क्या होता है, फ्रीडम दिया जाता है, ऑटोनोमी दिया जाता है। आप खोजिए कीवर्ड कहाँ पे, यस फ्रीडम यहाँ पे। सो या आई जिसमें D का है, तो खोजिए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्यों D I यहाँ पे आपको और देखने की जरूरत नहीं। वैसे ही अभी के लिए आप देखते हैं, मेमोरी आपको क्या करना पड़ता है, रिकल करना पड़ता है, मेमोरी को स्टोर करना पड़ता है। जहाँ ऑप्शन क्या है, सो ऑप्शन इज B, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है थर्ड को, लीडिंग टू द लॉन्गर अटेंशन। देन अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करना है, इन डेप्थ करना, मैंने समझना होता है टॉपिक को। देन यहाँ पे क्या होता है, इन डेप्थ, तो ये हो गया। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारे कुछ डेवलप होता है। तो C होगा IB। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऐसे कीवर्ड को पकड़ना एंड जो लंबा होता है पढ़ने में उसे बस स्किप करने की कोशिश करना। देन नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ लर्नर बिहेवियर व्हिच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे आपको समझना होता है, आपको टॉपिक को अच्छे से, एग्जाम्पल वर्ड जहाँ पे आया होगा, अंडरस्टैंडिंग वर्ड जहाँ पे आया होगा, इन डेप्थ स्टडी जहाँ पे आया होगा, वहाँ पे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तभी देखते हैं, द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वर्ड। यहाँ पे क्या था, वो अपने ही मैंने लैंग्वेज में अपने ही तरीके से एक चीज़ को समझा रहा है। ये हो गया अंडरस्टैंड लेवल, क्योंकि वो समझा इस वजह से तो वो अपने वर्ड पे बता रहा है। तो A डेफिनेटली होगा। देखिए कहाँ का A नहीं है, उसको एलिमिनेट कीजिए। जैसे
ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 2। यहाँ पे ए नहीं है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बाकी बचे 1 एंड 4। देखते हैं अभी। द नेक्स्ट इज स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल द फैक्टर। ये नहीं होगा क्योंकि ये मेमोरी लेवल में होता है जहाँ पे आपको रिकॉल होता है, तो ए होगा बट बी नहीं होगा। यहाँ पे ए या बी के साथ बी है तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 2। इस तरीके से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। देन अभी देख लेते हैं ऑप्शन डी, द स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मीनिंग इज वेरियस वेज। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे क्या होता है, द स्टूडेंट्स गिव्स हिज ओन हर ओन एग्जाम्पल इन द ऑर्डर ऑफ एक्सप्लेन द पॉइंट। यहाँ पे मैंने बताया एग्जाम्पल देना होता है, अपने वर्ड पे समझा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया अंडरस्टैंड लेवल ऑफ टीचिंग आ गया समझ में, तो बी सी डी इज द राइट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी उससे रिलेटेड कुछ है, जैसे मेमोरी लेवल का ऑटोनॉमी में क्या बताया था मैंने, फ्रीडम होगा। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आई इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अफेक्टिव लेवल में रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा आपको पता है। सो डी जहाँ पे आई है, ये है 4 ऑप्शन, ये हो गया। ओके आप अच्छे से इस सारे ऑप्शन को देख लेना, जैसे मेमोरी लेवल में याद करना होता है। जैसे बी क्या हो गया, बी हमारा हो गया आई बी, क्लियर एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, जहाँ पे आपको फैक्ट को याद कर रखना होता है। देन अंडरस्टैंडिंग में क्या करना पड़ता है आपको, अंडरस्टैंडिंग में एम्फेसिस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल वर्ड आया विद द व्यू ऑफ प्रोमोट कंसेप्ट एंड अटेनमेंट, जहाँ पे आपको व्यूज देना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना होता है एग्जाम्पल के साथ। देन आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गया। होप आपको ये जो लेवल ऑफ टीचिंग वाला टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि जहाँ पे आपको याद रखना होता है, आपको मेमोराइज करना होता है, रिकॉल होता है, वहाँ पे मेमोरी लेवल होता है। जहाँ पे आपको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, एग्जाम्पल के थ्रू अपने वर्ड में बताना होता है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्टिव जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, आपको अप्लाई करना होता है। एंड ऑटोनॉमी जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है, या तो फिर ऑटोनॉमस मिलती है। चलिए समझ में आ गया होगा टॉपिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो टीचिंग है ये ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है, किस आधार पे, डिसिप्लिन एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये तो होता है, ये तो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन में भी होता है। देन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये इसको देखते हैं। देन थर्ड इज फॉर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडिया, ये तो सब में भी होते हैं। क्विक फीडबैक, ये भी तो सब में होते हैं। लेकिन ये जो टीचिंग में जो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये सिर्फ टीचिंग में होता है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग देते हो या तो फिर इंस्ट्रक्टिंग देते हो, यहाँ पे क्या होता है इतना क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होता, लेकिन टीचिंग में क्या होता है डेवलप होता है। ये डिफरेंट होता है इन दोनों में से, समझ में आ गया। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने अपने लर्निंग थ्योरी पे काम के लिए नोबेल प्राइज पाई है, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव एंड वाइगोत्स्की। बताइए कल कंडीशन की थ्योरी की थी, उसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज पाई थी। ओके देन चलते हैं। देन व्हिच ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक हैड बीन रिवाइज्ड, तो कौन सी थ्योरी है थॉर्नडाइक जो रिवाइज हुई थी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस। बताइए। सो आंसर इज 3 लॉ ऑफ इफेक्ट, ये उनके रिवाइज की थी उन्होंने, क्योंकि इसी पे ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दिया गया था। एक क्वेश्चन मैंने स्किनर पे बताया था कि स्किनर ने थॉर्नडाइक की कौन सी लॉ को उन्होंने अप्लाई किया था, उसको मोटिवेशन में, जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट, उसी में ही हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को अप्लाई करते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। देन चलते हैं नेक्स्ट में क्या दिया, स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिया गया, टीचिंग दिया गया, यहाँ पे एक्टिविटी क्या क्या है ये बताया गया। जैसे 3 स्टेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। सो प्री एक्टिव यानी कि प्लानिंग स्टेज, इंटरएक्टिव यानी कि प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का स्टेज जहाँ पे आप क्लासरूम में जाते हो, एंड पोस्ट एक्टिव यानी कि इवैल्यूएशन स्टेज, आप रीटीचिंग करते हो, ये स्टेज होता है। तो जैसे ढूंढते हैं कीवर्ड, जैसे प्री एक्टिव क्या है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग इंस्ट्रक्शन, यस ये होता है, ए का आई होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग करते हैं। देन देखते हैं ए एंड आई कहाँ पे है ऑप्शन, सो पहला ऑप्शन आई, यस तो ए एंड डी में है आई, तो हम नेक्स्ट को देखते हैं। देन इंटरएक्टिव में क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, retrospective loop of instruction and getting feedback and implementing the plan, motivating and leading। so यहाँ पे क्या करते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को। सो इंटरेक्टिव क्या हो गया, इम्प्लीमेंटिंग प्लान, सो बी यानी कि ऑप्शन 3 ये हो गया, डी है हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया ए, यानी कि प्री एक्टिव में हम क्या करते हैं ना प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, देन इंटरेक्टिव में हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, देन पोस्ट एक्टिव में क्या करते हैं फीडबैक लेते हैं, अभी बताया मैंने। सो आंसर इज डी। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, इंटरएक्टिव स्टेज का जो इंडिकेशन है उसको बताया। जैसे फर्स्ट ऑप्शन द टीचर डिसाइडेड व्हाट टू टीच, क्या ये इंटरएक्टिव का है, नहीं, ये क्या होता है हमारे प्री एक्टिव स्टेज होते हैं। सो ये नहीं होगा, ये कैंसिल। तो जहाँ जहाँ पे ए है उसको डिलीट कर दो, ए 2 एंड 4 ये नहीं होगा, ऑप्शन बी 1 एंड 3 में से ही होगा। देन द टीचर ऑर्गेनाइज द लर्निंग टास्क एंड मॉनिटर देम, यस ये होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं लर्निंग टास्क को एंड मॉनिटर उसे करते हैं।
सो ऑप्शन बी इज डेफिनेटली होगा। सो ऑप्शन बी डेफिनेटली होगा, तो आंसर इज 1, 3 पे तो नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना। देखते हैं हम। टीचर टेक्स प्लान रिपीटेशन, एंड यहाँ पे क्या है, टीचर को प्लान करता है, जो प्लान उसने किए गए हैं उसको रिपीट करता है। देन आता है ई ऑप्शन, द टीचर कीप स्टूडेंट्स मैक्सिमली ऑन टैक्स एंड मिनिमली ऑफ टैक्स। ओके। देन लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम कहाँ पे होती है, पोस्ट एक्टिव स्टेज में। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सो होप आपको जो हमारा स्टेजेस ऑफ लर्निंग है उसको आप अच्छे से समझ में गए होंगे। जैसे प्री एक्टिव में प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, इंटरएक्टिव में आप प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो, एंड पोस्ट एक्टिव में आप फीडबैक देते हो। समझ में आ गया? ओके, अगर समझ में आ गया देन एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देन चलिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। देन द नेक्स्ट इज इन प्रोग्राम लर्निंग हु इज सेड टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ एडप्टिव प्रोग्रामिंग। सो एडप्टिव प्रोग्रामिंग के प्रोपोनेंट कौन है? सो ऑप्शन इज 3, क्राउडर है इसका आंसर। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है ना, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर के की पॉइंट क्या है आप उसे जानेंगे। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन जब एग्जाम में आप हर एक ऑप्शन को पढ़ के वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना है। आप क्या करना, कीवर्ड को पकड़ने से। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करता है, आपकी जैसे सेल्फ एस्टीम डेवलप करता है, या तो फिर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करता है। ये सारी चीज़ क्या करता है इफेक्टिव टीचिंग। आप वहाँ पे ये सारे वर्ड को सर्च करें। जैसे यहाँ पे दिया गया ऑप्शन और 4 सेल्फ एस्टीम वर्ड, ये है एक कीवर्ड। तो आप इसी से ही पकड़ लोगे कि ये क्या है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। सो आंसर इज promoting low error rate, his success contribute to increased level of students self esteem and positive attitude। यहाँ पे स्टूडेंट्स के सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करना है। सो ऑप्शन इज 4। इस तरीके से कीवर्ड को पकड़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम पर टाइम बहुत ही कम होता है। तो चलिए, अगर आपको ये सारी ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट इज द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। ये तो सबको आता होगा, जो भी स्टूडेंट खास करके बीएड कर रहे हैं अभी उनको तो पता होगा। सो किस लिए दिया जा रहा है, द टीचर इन स्कूल किसको दी जा रही है, स्कूल के टीचर को। द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो स्टूडेंट टीचर है ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि बीएड में जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग को स्टूडेंट टीचर कहा जाता है, या तो फिर टीचर एजुकेटर इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, या तो फिर प्रिंसिपल ऑफ स्कूल फिर इंटर्नशिप इज कंडक्टेड, या तो फिर जहाँ पे इंटर्नशिप हो रहा है उसकी प्रिंसिपल को। सो इसके आंसर आई थिंक सबको आता है। सो ऑप्शन इज 2, स्टूडेंट टीचर। देन चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following set of statement is relevant for describing teaching as a profession? So teaching as a profession कैसे जानते हैं? जैसे teaching profession as organized body of knowledge, yes, teaching profession organized body of knowledge, इस वजह से हमें उसे profession कहते हैं। Then option 2 is teaching profession implies a set of attitude, set of attitude भी होता है, yes, definitely होता है। Then duration of teaching training program is not a professional period, नहीं, ये मायने नहीं रखता है as a profession में। देन ऑप्शन डी, टीचिंग प्रोफेशन हैज इट्स ओन कोड एंड मोरल एथिक्स, यस, उसमें अपने टीचिंग प्रोफेशन अपनी कोड अपनी मोरल एथिक्स होते हैं। सो ऑप्शन ए, बी एंड डी राइट आंसर है। सो कहाँ पे है ए, बी, डी? यस, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। प्रोफेशन मतलब क्या, एक फिक्स एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तभी आप उसे एक प्रोफेशन मानोगे, जहाँ पे खुद की मोरल वैल्यू होगी, खुद की कोड ऑफ कंडक्ट होगी, खुद की मैनेजमेंट होगी। तो ये सारे चीज़ को हम बोलते हैं प्रोफेशन। सो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन इसीलिए बोलते हैं। लेकिन पहले टीचिंग एज ए प्रोफेशन नहीं था। जैसे आप अगर आप वैदिक काल की बात करो, वहाँ पे टीचिंग क्या होता था, जस्ट हॉबी के लिए होते थे, या तो फिर कुछ ब्राह्मण होते थे जो सिर्फ टीचिंग को प्रोफेशन ले सकते थे, सबको नहीं। लेकिन अभी टीचिंग एज ए प्रोफेशन हो गया है। देन चलते हैं, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड। जो टीचर एजुकेशन के प्रोफेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो नहीं था, अभी तो हमें करना पड़ा है। तो इस वजह से हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट एनरिच टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बिंग टॉट, यस, जहाँ जो सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे उस पर ऊपर उनकी कमांड होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं तो वो प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। देन सेकंड इज, तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली, जिसमें ऑप्शन ए नहीं आप उसे डिलीट कर दो। सो यहाँ पे तो नहीं है, सो आंसर इज 1, ए बी सी आपको मिल गया, आप जा सकते हो अभी एग्जाम में, लेकिन अभी के लिए आप उसे समझोगे। देन शार्पन टीचिंग स्किल इन द क्लासरूम, यस डेफिनेट होता है, आपकी जो टीचिंग स्किल होती है उसको साफ किया जाता है ताकि आप अच्छे से एक अच्छे टीचर बन पाए। देन जनरेट एंड कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज फॉर द प्रोफेशन, यस न्यू नॉलेज आपको गेन करनी चाहिए, क्योंकि हर वक्त सिचुएशन चेंज होता है, आपको टाइम के साथ चलना पड़ता है, इसमें सीखना। तो ए बी सी आंसर। ट्रेन द स्टूडेंट टू बी टेक सेवी, नहीं ये नहीं है प्रोफेशनलिज्म का। एंड हेल्प टीचर टू ओपन कोचिंग सेंटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जो जहाँ पे ये है। और एक ट्रिक आपको शायद इसमें कंफ्यूजन होगी, ये ऑप्शन एक ऐसा है जो डेफिनेटली नहीं होगा, तो आप जहाँ जहाँ पे ई है उसे बस एलिमिनेट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट while viewing children as an active seeker of knowledge emphasize the influence of social
एंड कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग, सोशल एंड कल्चरल कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे वाटसन, वाइगर्स्के, पियाजे एंड कोलबर्ग। आंसर क्या है? सो आंसर इज 2 वाइगर्स्के। हमेशा याद रखना है वाइगर्स्के क्या करते हैं, हमेशा सोशल कल्चरल को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज गिविंग क्यू टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन इट नीडेड इज एग्जाम्पल ऑफ क्या? ये क्या एग्जाम्पल है? सो ये एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसने दिए थे? वाइगर्स्के दिए थे। उनका मानना था जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन द नीडेड इज एग्जाम्पल, जब उसको कुछ भी नीडेड होती है तब आप जब सपोर्ट देते हो उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ओके, जब जिसकी ये ज़रूरत होती है आप उसे हेल्प करते हो ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, ये वाइगर्स्के ने दिया था। तो कुछ चीज़ याद रख लें, जैसे जोनल और प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, एमक्यू यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन, सोशल लर्निंग को प्रायोरिटी देना, लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं, ये सारी चीज़ का वाइगर्स्के से जुड़े हुए हैं। जब भी ये सारे वर्ड आपको दिखाई दे आप सिर्फ वाइगर्स्के ही चूज करना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया है ना, 5 साल की बच्ची जो जिगसॉ प्रोजेक्ट खेले उस टाइम वो खुद को बता रहे कि ब्लू पीस कहाँ है, नहीं ये वाला पीस नहीं है, वो डार्क वाला पीस है, ये खुद को बता के वो पजल को सॉल्व करिए। सो ये जो वाइगर्स्के के अनुसार ये कौन सी स्पीच है? प्राइवेट स्पीच, टॉक अलाउड, स्कैफोल्डिंग और इगोसेंट्रिक स्पीच, कौन सी है आंसर? सो आंसर इज प्राइवेट स्पीच। यहाँ पे प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया गया था कि जब इंसान खुद पे खुद बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या तो फिर आपको अपने आप को डायरेक्शन देता है, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। एक चीज़ याद रखना, इसकी जो हमारे पियाजे थे उन्होंने बताया था कि प्राइवेट स्पीच की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वाइगर्स्के कहे थे कि प्राइवेट स्पीच की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो खुद को डायरेक्शन देता है तभी इंसान। तो ये चीज़ याद रख लेना। देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। सो इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या करेक्ट है? सो ऑप्शन को देख लेना। सो आंसर इज ऑप्शन 4, जहाँ पे इंटेलिजेंस क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी को देखता है। कॉम्प्लेक्स एबिलिटी होता है मल्टी डायमेंशनल, इंटेलिजेंस हमेशा मल्टी डायमेंशनल होता है। तो चलिए नेक्स्ट इज देन रूही ऑलवेज थिंक मल्टीपल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम मेनी व्हिच ओरिजिनल सॉल्यूशन। सो जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है वहाँ पे क्या होती है ना, ओरिजिनल सॉल्यूशन होती है, एंड वहाँ पे ना डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, हर एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन निकलता है एंड ओरिजिनलिटी होती है, वहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। हमेशा याद रखना ये थ्रू वर्ड ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट मल्टीपल सोर्स, जहाँ पे होती है क्रिएटिविटी होती है। सो द नेक्स्ट इज इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग प्राइमरीली, कंस्ट्रक्टिव में क्या इंपॉर्टेंस है, बेस्ड ऑन रोल मेमोराइजेशन नहीं, रोल मेमोराइजेशन बिहेवियरिस्टिक होता है। सेंटर ऑन एनफोर्समेंट ये भी नहीं होता है, ये भी बिहेवियरिस्टिक होता है। थर्ड एक्वायरिंग थ्रू कंडीशनिंग नहीं, तो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। सो कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है वो मीनिंग मेकिंग यानी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में बिलीव करते हैं। सो आंसर इज 4। चलते हैं नेक्स्ट में बताया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे बस एक वर्ड को पकड़ना है। जैसे कंस्ट्रक्टिव हम क्या बताए थे, जहाँ पे नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट होती है, खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, खुद एक्टिविटी एंगेजमेंट होती है। सो यहाँ पे इस सारे वर्ड में देखते हैं, यहाँ पे रिकॉल नहीं होता है, मेमोराइज नहीं होता है, रिपीटेटिव एसोसिएटिव नहीं होता है। सो यहाँ पे वर्ड दिया गया है कि एक्टिव एंगेजमेंट। सो कंस्ट्रक्टिव हमेशा एक्टिव एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देते थे। सो आंसर इज 4। तो नेक्स्ट इज रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रेन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन रिवॉर्ड, ये क्या है? सो डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वुड एनकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल, और द लास्ट डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। सो आंसर इज 4, क्योंकि अगर आप उसे कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट देखें, जैसे मैंने स्किनर के वीडियो में बताया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन मेरे चैनल के जहाँ पे स्किनर की वीडियो अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है। सो यहाँ पे क्या बताया गया, जब आप रिपीटेडली किसी को रिवॉर्ड दे रहे हो, किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, तो वो क्या होता है ना, डिक्रीज करता है चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसके अंदर वो क्यूरियस, हाँ मैं चाहे जो भी करूँ मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे तो पनिशमेंट मिलेगा, मैं चाहे जितने भी अच्छा करूँ जितने बुरा करूँ। सो इससे क्या होगा ना, डिक्रीज होता है उसके नेचुरल इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर के वो क्या कहता है? सो ऑप्शन को देखिए। सो आंसर इज 1, इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड। क्योंकि जो गार्डनर है बताया था, उनका मानना था इंटेलिजेंस एक ही तरीके से बहुत टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं, जिससे उन्होंने 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि हर एक इंसान पर डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस होती है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्टनेस इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ये कहाँ से आती है? जैसे रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, सक्सेसफुल पेरेंट्स एंड डिसिप्लिन रूटीन और
एंड इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो आंसर इज फॉर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हमारे रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। सो जो गिफ्टेड्स होते हैं उनको जिसकी हेरिडिटी होती है एंड उसके साथ अच्छी एनवायरनमेंट मिलते हैं, उस तरीके के स्टूडेंट्स ही गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं। जैसे द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिविटी एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन क्लासरूम लिस्ट। जो क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए क्या है, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम। क्लासरूम में हम क्या करना चाहिए, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, या तो फिर गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीचिंग अदर चिल्ड्रन। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी इन्फेरिटी फील हो सकती है। देन यहाँ पे यूज द कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय टीचर। यहाँ पे क्या होता है, हमें उसी के टैलेंट के हिसाब से हम डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, देन अभी इसके बारे में बताया था जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में। तो ये क्या है, इसको किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने। ओके, तो ये क्या है ना, डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है। लेकिन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जो बच्चा खुद सीखता है एंड जो एम यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन के हेल्प से सीखता है, उसके बीच के डिफरेंस। जैसे साइकिल चलाते वक्त वो खुद पे खुद सीखता है एंड उससे पहले वो जो उसे सिखाती है वो उसे तरीके से मैंने पकड़ के कैसे साइकिल चलाते हैं उसके बारे में सिखाते हैं। देन उसके बारे में वो थोड़ा थोड़ा छोड़ता है और बच्चा खुद पे खुद चलाना शुरू करता है। लेकिन उसके बीच जो डिफरेंस, वो खुद क्या कर सकता है, दूसरे के हेल्प में क्या कर सकता है, इसको बोलते हैं जोनल ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सो ये नहीं है, यहाँ पे तो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, नहीं कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है उसमें। Then the context which the children can almost perform a task on their own with the right level support, ये बताइए। The next is the point of learning when support can be withdrawn, नहीं। The phase when maximum development is possible, नहीं। So answer is 2। Okay, so proximal development से रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस सेम proximal, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा जो ऑप्शन होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके आपको दे देता है। इस वजह से आपको टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट इज when teaching learning material is introduced offline so that learners can access the content anytime before the class start। so यहाँ पे क्या होता है ना, क्लास स्टार्ट से होने से पहले आपको कंटेंट दी जाती है। जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं वहाँ पे आप बच्चे क्या करते हैं, पहले से कंटेंट को पढ़ के आते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर स्टडी होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम और ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या होते हैं। सो आंसर इज फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, आप बच्चा को पहले ही मटेरियल दे देते हो, वो पढ़ के आता है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अथवा डिस्कशन क्लासरूम में होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेकिंग इन सर्विस टीचिंग लर्निंग सिस्टम एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, येस। देन डेफिनेटली फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, येस, ये होनी चाहिए, वरना टीचर को पढ़ाएगा कौन। देन एनहांसिंग फाइनेंशियल बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर ऑप्शन को हम देखते हैं। देन इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एम्फोसिस द बिल्डिंग कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ टीचर, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं टीचर के, उनको बिल्ड करना चाहिए, वरना वो जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनके बीच वो कॉन्फिडेंस फिर से कैसे पढ़ेंगे, नई टेक्निक को कैसे अपनाएंगे, इस वजह से उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। सो ए बी ई इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन इज ए बी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट इज according to Sternberg, which one of the following is the most important goal of learning intelligent behavior, बताइए। So answer is option 3, comforting noble tasks and situation of learning to deal with them। Okay, so next is Brunner 3 stages of cognitive representation follow which order of earliest and to latest, बताइए। ये जो ब्रूनर के जो 3 लेवल ऑफ होते हैं, तो सबसे सिस्टमेटिकली बताइए, सबसे लोएस्ट से। सो आंसर इज बताइए, इनएक्टिव सिंबलिक आइकॉनिक, आइकॉनिक सिंबलिक इनएक्टिव, इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबलिक, आइकॉनिक से इनएक्टिव सिंबलिक, और सिंबलिक इनएक्टिव आइकॉनिक, बताइए आंसर क्या है। सो आंसर इज 3, इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबलिक, ये होते हैं सिस्टमेटिकली 3 लेवल। इनएक्टिव में क्या होता है ना, बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज को थ्रू सीखते हैं, जैसे बच्चे छोटे होते हैं सो फिजिकल एक्टिविटीज को थ्रू कुछ सीखते हैं। एंड आइकॉनिक में क्या होता है, थ्रू पिक्चर, थ्रू आइकन वो कुछ सीखते हैं। एंड सिंबलिक में क्या होता है, वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि हर क्वेश्चन को पीपीटी में देना पॉसिबल नहीं है। कई बार क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि जब किस ऐसे कोई अप्लाई लेवल का दे दिया होगा कि बच्चे अभी फिजिकल लेवल में दे रहे हैं तो वो इनएक्टिव में आएगा, अगर किसी पिक्चर के बारे में बता रहे हैं तो वो आइकनिक में आएगा,
अगर किसी ने सिंबॉलिक यानी कि किसी लैंग्वेज के बारे में बताया तो सिंबॉलिक के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है देन इसे एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि मेरे चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती है क्योंकि आप शायद बेल आइकन नहीं दबाए हो, तो बेल आइकन को अच्छे से दबा लेना। सो चलिए, गुड नाइट। सो थैंक यू। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड कुछ भी सीखने को मिला है इसे एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल के हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आती है, सो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए, तब तक खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।